नमस्कार। मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बताया था कि चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त होने के बाद अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को मैं सॉल्व करूंगा। उसका वीडियो बनकर के तैयार है और बहुत जल्दी ही उस वीडियो को आप लोगों के बीच में भेजा जाएगा। लेकिन इसी बीच मुझे लगा कि आपको कर्नाटक युद्ध भी पढ़ा दिया जाए, तो आइए हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे मैं आपको सबसे पहले कर्नाटक के पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा, लेकिन जब मैं आपको मुगल काल, उत्तर मुगल काल पढ़ाऊंगा तो उस समय जो प्रांतीय राज्य थे उनकी चर्चा करूंगा। इसलिए यहां पर कर्नाटक की व्यापक चर्चा न करके बल्कि मैं आंशिक चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक में 1740 ईस्वी में यहां का शासक जो था वो दोस्त अली था। लेकिन इसी बीच में 1740 ईस्वी में मराठों ने दोस्त अली के ऊपर आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। इस समय इसके दो लोग थे। एक इसका पुत्र था जिसका नाम सफदर अली था, जबकि दूसरा इसका दामाद था और इसका नाम चांदा साहब। जब मराठों ने 1740 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण किया और इसकी हत्या की, तो चांदा साहब जो उसका दामाद था, जो कि उत्तराधिकारी अपने आप को समझता था, इसको अपने साथ लेकर के चले गए। सफदर अली की स्थिति इस समय ठीक नहीं थी, लेकिन इसी बीच इसकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद इसका जो पुत्र था सईद मोहम्मद, वह गद्दी पर आसीन हुआ, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर थी। इसी बीच में 1743 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने 1743 ईस्वी में निजाम ने कर्नाटक पर आक्रमण करके मराठों को वहां से बाहर किया और गद्दी पर सईद मोहम्मद को आसीन कर दिया और इसकी सहायता के लिए अपने एक सहयोगी जिसका नाम अनवरुद्दीन था यहां पर आसीन करवा दिया। पहले अब हम लोग इस मैटर को यहीं पर रोक लेते हैं, जो कि कर्नाटक युद्ध में इस अनवरुद्दीन की आवश्यकता हमको बाद में महसूस होगी। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस और अंग्रेजों की क्या स्थिति थी। पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोनों ही यूरोपीय शक्तियां, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन यहां पर आने के बाद उन्होंने एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। सबसे पहले हम लोग फ्रांस के बारे में देखते हैं। फ्रांस का गवर्नर 1735 ईस्वी से लेकर के 41 ईस्वी में जब ड्यूमा बना, यहाँ का गवर्नर जब ड्यूमा बना, तो यहीं से फ्रांस की उत्पत्ति की शुरुआत मानी जाती है। ड्यूमा ने भारत में आकर के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की कोशिश की और इसने कर्नाटक
और हैदराबाद के निजाम को अपनी राजधानी पांडिचेरी में बुलाया और इनकी खूब खातिर भाव किया और इनको सम्मान दिया तथा इनको उपहार प्रदान किया। इतना उपहार प्रदान किया कि कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद का निजाम दोनों ड्यूमा से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इसी परिप्रेक्ष्य में हैदराबाद के निजाम ने ड्यूमा को नवाब की पदवी दिया था और इस नवाब की पदवी को प्राप्त करने के बाद उसने मुगल बादशाह से भी ड्यूमा को नवाब की पदवी धारण करने के लिए अपील की थी और जो ड्यूमा चाह रहा था उस समय तक वह उसको मिल गया और इसने मतलब हैदराबाद के निजाम ने कृष्णा नदी के दक्षिणी हिस्से को ड्यूमा को प्रदान कर दिया और इस प्रकार से देखते हैं कि मैसूर और तंजौर ड्यूमा के अधीन आ गए। इसको शासन करने और पद धारण करने के अधिकार भी प्राप्त हो गया। लेकिन ड्यूमा दक्षिण से में अपनी शक्ति को और विस्तार करने के लिए एक बार 1739 ईस्वी में तंजौर के राजा की मदद की और तंजौर के राजा ने इसके एवज में उसको कारिकल को प्रदान कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण में फ्रांसीसियों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इस समय तक अंग्रेज सिर्फ फ्रांसीसियों की देख रहे थे और कोई विशेष इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि यहां नहीं दिखाई देती, यानी इंतजार करो कि नीति का ये पालन कर रहे थे। लेकिन आगे हम देखते हैं कि 1741 ईस्वी में जब ड्यूमा का उत्तराधिकारी डुप्लेसी या डुप्ले कौन डुप्लेसी अथवा 1741 ईस्वी में जब डुप्ले फ्रांस से गवर्नर बनकर के पांडिचेरी आया तो यह ड्यूमा से भी अधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्राप्त करने वाला था। अब यहीं से हम देखते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक युद्ध की शुरुआत होती है। वैसे 1740 ईस्वी तक इन दोनों के बीच में संबंध बहुत बेहतर थे। उसका प्रमुख कारण यह था कि यह दोनों जानते थे कि यदि हम भारत में यहां पर लड़ाई आपस में करेंगे तो मुगल बादशाह हम दोनों को इस भारत से बाहर का फरमान सुना सकता है। यही कारण है कि दोनों के संबंध इस समय तक बेहतर थे। लेकिन जब 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो यह दोनों शक्तियां जो कि यूरोप में लड़ रही थी उसका प्रभाव भारत में भी दिखने लगा। लेकिन डुप्ले एक बहुत ही सुलझा हुआ कूटनीतिक व्यक्ति था। यही कारण है कि उसने अपने इस चालबाजी का लाभ उठा करके अंग्रेजों से संपर्क साधा और अंग्रेजों को यह बताने की कोशिश की कि हमें भारतवर्ष में आपसी संघर्षों की शुरू नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अंग्रेज भी कम चालाक नहीं थे। यही कारण है कि डुप्ले के इस विचार को उन्होंने बहुत कूटनीतिक स्तर पर जवाब दिया और उन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि भारतवर्ष में शांति से बड़ा हमको संतुष्टि कारक और कोई नहीं हो सकता है, जिससे डुप्ले संतुष्ट हो गया। लेकिन इसी बीच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह घटी कि यहां मैं आपको फ्रांस दिखा रहा हूं, यहां मैं आपको ब्रिटेन दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए कि फ्रांस के कुछ जहाज जब ब्रिटिश जल सीमा में प्रवेश किए तो जैसे ही इनके जल सीमा में प्रवेश किए उस समय ब्रिटिश सेना का कमांडर वार्निट था। कौन था? वार्निट था। वार्निट ने फ्रांसीसियों के जहाज को अपने जल सीमा में पा करके इसे डुबो दिया और चूंकि इसके पहले
अंग्रेज डुप्लेसी को ये बता चुके थे कि शांति हमारा प्रमुख उद्देश्य है। जब जैसे ही फ्रांस के कुछ जहाज अंग्रेजों ने डुबोया तो इसमें से एक जहाज डुप्ले का था, और जैसे ही इस बात की सूचना डुप्ले को मिली कि अंग्रेजों ने हमारे जहाजों को अपनी जल सीमा में पा करके डुबो दिए हैं, वैसे ही उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। यही कारण है कि उसने एक योजना बनाई अंग्रेजों के खिलाफ, और हम देखते हैं कि डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर, जिसका नाम ला बोर्डिनो था, उससे मदद मांगी, और मदद मांगने के बाद अंग्रेजों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इन दोनों ने मिलकर के उस समय अंग्रेजों का प्रमुख क्षेत्र मद्रास था, और यहां का किला था सेंट जॉर्ज। इन दोनों ने सेंट जॉर्ज के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इस प्रकार से जब आक्रमण किया तो अंग्रेजों की तरफ से रक्षा करने के लिए वार्नेट आए, लेकिन वार्नेट लाबोर्डिनो और डुप्लेसिस से पराजित हो गए और इनकी हत्या हो गई। फिर इसके बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी की तरफ से इनका सामना करने के लिए पेनेट को भेजा गया, और जब पेनेट आए तो लाबोर्डिनो ने इनको पराजित करके कलकत्ता की तरफ अर्थात हुगली की तरफ जाने के लिए बाध्य कर दिया। जब वो वापस गए तो अब मद्रास को कोई बचाने वाला नहीं था। यही कारण है कि फ्रांस का मद्रास पर अधिकार हो गया। लेकिन जैसे ही फ्रांस का मद्रास पर अधिकार हुआ, वैसे ही डुप्लेसी और मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्डिनो के बीच में एक संघर्ष की शुरुआत हुई। चूंकि लाबोर्डिनो यह नहीं चाहता था कि मद्रास के किले पर आक्रमण करके फ्रांस उसको अपने अधीन रखे, यही कारण है कि इसने अंग्रेजों से दो प्रकार की डिमांड की। पहली डिमांड के अंतर्गत उसने 3 लाख रुपया फ्रांसीसी कंपनी के लिए मांगा और 1 लाख रुपया अपने लिए मांगा। लेकिन डुप्लेसी उनके इस विचार से सहमत नहीं था, क्योंकि वह यह चाहता था कि सबसे पहले हम लोग मद्रास पर आक्रमण करें, फिर इसके बाद उसके दूसरे किले सेंट डेविड पर आक्रमण करें, फिर बंगाल से इनको हटा करके और हम लोग पूरे इस भारत में अपने उपनिवेश को स्थापित करते हैं। लेकिन लाबोर्डिनो ऐसा नहीं चाहता था। यही कारण है कि दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। इसी बीच लाबोर्डिनो ने 40,000 पाउंड या 60,000 रुपया अंग्रेजों से रिश्वत ले ली। अभी ये बात चली रही थी कि डुप्लेसी ने लाबोर्डिनो को समझाने का प्रयास किया, तभी उसको सूचना मिली कि मद्रास की तरफ से एक जलबेड़ा आ रहा है, और इसमें लाबोर्डिनो डर गया और उसे यह लगा कि संभवतः यह अंग्रेजों का कोई जलबेड़ा है जो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो जो 60,000 अर्थात 40,000 पाउंड उसने अंग्रेजों से रिश्वत ली थी, उसे उसके जाने का भय सताने लगा। यही कारण है कि बिना डुप्लेसी को कोई सूचना दिए वह यहां से भाग करके मॉरिशस चला गया। लेकिन जो सैनिक अपने साथ लेकर के आया था वो यही छोड़ दिया, और जब लाबोर्डिनो यहां से वापस गया तो डुप्लेसी ने एक चाल चली और उसने इन सैनिकों को अपने साथ लेकर के पुनः मद्रास पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही इसने डुप्लेसी ने मद्रास पर आक्रमण किया तो चूंकि हम देख चुके हैं कि पेनेट अपने सेना के साथ वापस जा चुका है, बार्नेट की मृत्यु हो चुकी है, इसकी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं था। यही कारण है कि इस समय अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब जो कि इस समय अनवरुद्दीन थे,
अनवरुद्दीन थे, उनसे मदद की गुहार लगाई। जैसे ही अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन से मद्रास के बचाने की गुहार लगाई तो अनवरुद्दीन ने डुप्लेसी से को निर्देश दिया कि आप दक्षिण भारत को छोड़ करके और फ्रांस वापस चले जाइए, एक फरमान सुनाई। लेकिन यहां डुप्लेसी ने बड़ा ही कूटनीतिक और चालाकी भरा जवाब दिया और उसने अनवरुद्दीन को यह बताने में सफल रहा कि साहब, हम तो आक्रमण अपने लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि कर्नाटक की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, और यही कारण है कि कर्नाटक की हिफाजत ही हमारा पहला उद्देश्य है। और यही कारण है कि अनवरुद्दीन उसकी बातों में आ गया और संतुष्ट हो गया। और जैसे ही उसने मद्रास को जीता तो मद्रास के किले पर इसने फ्रांस का झंडा लहरा दिया। फ्रांस का झंडा, फ्रांस का झंडा। जैसे ही इस बात की सूचना अनवरुद्दीन को मिली, अनवरुद्दीन ने जब डुप्लेसी से फ्रांस के मद्रास को देने का उसे मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। और यही कारण है कि अनवरुद्दीन ने अपने बेटे महफूज अली के नेतृत्व में एक सेना भेजी। और इस प्रकार से देखते हैं कि 1746 ईस्वी में डुप्लेसी और महफूज अली के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको हम सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह युद्ध अडयार नदी के तट पर हुआ था, इस यही कारण है कि इसे हम अडयार का युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध का सबसे भयावह परिणाम यह निकला कि डुप्लेसी के साथ 931 सेना ने 10,000 के महफूज अली की सेना को पराजित कर दिया। और जैसे ही इस युद्ध में अनवरुद्दीन पराजित हुआ, वैसे ही इसकी कमजोरी प्रकट हो गई और इसने डुप्लेसी को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया। और इसी पर टिप्पणी करते हुए डार्विन ने कहा था कि सेंट थोने का युद्ध अब तक जो हम लोग प्रजा की स्थिति में थे, हमको नवाब की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। अब इसको मद्रास को जीतने के बाद डुप्लेसी ने अपनी एक सेना ली और एक सेना को लेकर के सेंट डेविड पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सेंट डेविड पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप डुप्लेसी इसको जीतने में सफल नहीं रहा। और इसी बीच अंग्रेजों का एक बड़ा जलबेड़ा डुप्लेसी के प्रमुख पांडिचेरी पर आक्रमण कर दिया और पांडिचेरी को घेर लिया। लेकिन बहुत सब लंबे समय तक की घेराबंदी के बाद भी पांडिचेरी को अंग्रेज जीतने में सफल नहीं रहे और इससे डुप्लेसी का कद और अधिक बढ़ गया। यानी एक तरफ उसने न केवल अंग्रेजों को काउंटर किया, दूसरी तरफ भारतीय नवाब अनवरुद्दीन को भी काउंटर किया और इस प्रकार से उसके शक्ति में विस्तार हो रहा था। और इसी बीच में फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध में उलझते कि इसी समय ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। और हम देखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 1748 ईस्वी में एक्स ला सैपेल की संधि हुई, जिसके तहत प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और इस संधि के समाप्त होने पर मद्रास को फ्रांसीसियों ने दे दिया और उसके बदले में अमेरिका में लूबर प्रांत को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है वो 1746 से लेके 48 तक चला था और यह युद्ध समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इसके साथ मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इसको न केवल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बल्कि अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।